अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, ईरान अमरीका इसराइल जंग पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनके वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ के बयानात के मुताबिक अमरीका इस जंग को कंक्लूजन की तरफ ले जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि जिस तरह ये जंग अमरीका और इसराइल ने वन साइडेड तरीके से शुरू की थी, क्या वो इसी तरह वन साइडेड ख़त्म भी कर सकते हैं? क्योंकि अब तक यही मालूम होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंग को जिस तरह बगैर किसी क्लियर मोटिवेशन के शुरू किया था और बार बार मोटिव चेंज किया, अब इसको इसी तरह कंक्लूड करना ही इनके पास वाहिद ऑप्शन है, जिससे इनकी फ्रस्ट्रेशन भी साफ दिखाई दे रही है। टेलीग्राफ को दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में वो ना सिर्फ नेटो को कागजी शेर करार दे चुके हैं, बल्कि उनके मुताबिक इनका इस अलायंस से भी निकलने का फैसला नजर सानी से आगे आ चुका है। इसके अलावा ना सिर्फ वो नेटो को इस जंग में साथ ना देने पर बुज़दिल करार दे चुके हैं, बल्कि ट्रूथ सोशल पर वो बरतानिया और फ्रांस के खिलाफ भी सख्त ज़बान का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसके बाद यही लगता है कि इस क्राइसिस के बाद वो अलायंस जो कई सालों से चल रहे थे, अब इनमें भी बड़ी तब्दीलियां नज़र आएंगी। इस हवाले से इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी अपनी तकरीर में ये कह चुके हैं कि ईरान के खिलाफ वो कई अहम ममालिक के साथ नया इत्तेहाद कायम करने जा रहे हैं, लेकिन वो कौन से ममालिक होंगे, उन्होंने नाम लेने से गुरेज किया। बहरहाल इस क्राइसिस में डोनाल्ड ट्रंप ईरान की लीडरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी एक कमज़ोर पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं। रॉयटर्स और इप्सोस का जो हालिया सर्वे सामने आया है, इसमें 66 यानी कि 2/3 अवाम की ये राय सामने आई है कि अमरीका को इस जंग के मकासद हासिल किए बगैर भी जंग ख़त्म करनी पड़े तो कर देनी चाहिए। फिर ख़ास तौर पर इस सर्वे में रिपब्लिकन्स का भी मेंशन किया गया, जिसके मुताबिक हर 10 में से 4 रिपब्लिकन्स भी यही समझते हैं कि अमेरिका को ईरान जंग फौरी ख़त्म कर देनी चाहिए। इसके अलावा अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जारी तनाज़े की बात करें तो हम चीन में पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान बातचीत का एक नया सेशन भी देख रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इन मुज़ाकरात का मकसद मौजूदा कशीदगी को ख़त्म करना है। इन तमाम डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद है। शमशाद अहमद खान साहब मौजूद हैं, आप साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। दिफाई तजिया निगार एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं। इसके अलावा माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स अगर हम देखें रिसेंटली, तो उसमें डायमेट्रिकली ऑपोजिट बातें भी वो कर चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों में इस जंग को हम कंक्लूड कर सकते हैं। डू यू ट्रस्ट द स्टेटमेंट? आपको लगता है कि उसी तरफ मोमेंटम जा रहा है, या फिर जिस तरह से 82nd डिवीज़न की उन्होंने मज़ीद जो डिवीज़न है उसके सोल्जर्स को कॉल अप किया, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि किसी ग्राउंड इन्वेजन का जो एडवेंचर है खार्ग पर या किसी और जजीरे पे हो सकता है, उसमें ज़्यादा लेवरेज दिखाई दे रहा है, या ट्रंप का ये जो बयान है इस पर एतबार किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। मैं रात को कोई रिसर्च कर रहा था और मैंने साइड पे एक पेपर रखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने डेट्स कौन कौन सी बदली हैं और कब कब वो जीत गए, कब कब उन्होंने कहा जंग कब हो सकती है। मैं उधर से पढ़ देता हूँ। 1 मार्च को उन्होंने कहा कि ये जो जंग है हम 4 हफ्ते चलाएंगे। द वेरी नेक्स्ट डे कहा कि 4 से 6 हफ्ते भी चल सकती है। फिर उन्होंने 19 मार्च को कहा कि मैं चाहूँ तो 2 सेकंड में जीत सकता हूँ ये जंग। फिर 22 मार्च को उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ना खोली ईरान ने तो मैं 48 घंटे के अंदर हमला कर दूंगा इसके ऊपर। फिर 23 मार्च को कहा कि हमारे बड़े अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब जरा आप डेट्स लिंक करते रहे, एक दिन 24 घंटे के अंदर कह रहे हैं कि 24 घंटे बाद मैं हमला कर दूंगा, 48 घंटे दे रहा हूं, और फिर अगले दिन कहते हैं कि जनाब बड़े बड़े अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। फिर 24 मार्च को ही कहते हैं कि ये जो जंग है ये ऑलमोस्ट हम जीत चुके हैं। तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि उनकी जीतना किसको कह रहे हैं, एक्सटेंड करना किसको कह रहे हैं, 2 सेकंड किसको कह रहे हैं, और 48 घंटे किसको कह रहे हैं। तो आई थिंक पोल शिफ्टिंग तो वो डे 1 से कर रहे हैं। और एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में ज्यादा मुझे हैरत ही हो रही है कि कोई छोटा मुल्क हो जिसके लिए शॉक एंड सरप्राइज हो, जिसके लिए मिस कैलकुलेशन हो गई हो, जिसकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सही ना पहुंची हो। प्रेसिडेंट ट्रंप को 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट करती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वॉर कैसी उन्होंने लड़नी है, उनको कैपेबिलिटी अपना भी पता है, ईरान का भी पता होना चाहिए था। लेकिन जो चीज़ मिसिंग है प्रॉबेबली ईरान का रिजॉल्व है, वो कैलकुलेशन में नहीं आता उस तरह स्टैटिस्टिक्स में। तो आई थिंक ये जो 4 और 6 करके, कभी दूसरी तरफ जब वो ज़्यादा टाइम करते हैं तो उनको लगता है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, मुजाहरे पहले ही शुरू हो चुके हैं अमेरिका के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को लिंक करते हुए, और ट्रुप्स ऑन ग्राउंड जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही डेंजरस है। मैंने आज ही अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में ये कहा है कि वो सुइसाइडल है शायद उनके लिए, क्योंकि अगर आप कहेंगे तो फिर मैं कंपैरिजन कर दूंगा, ये 82 ब्रिगेड जो एयरबोन है ये इराक में भी उतारी गई थी।
48 दिन तक बमबारी की गई थी नॉन स्टॉप इराक पर, और वो एक कंप्लीट डेजर्ट है और चौथा हिस्सा है ईरान से, यानी ईरान 4 गुना बड़ा है। और अगर बमबारी की जाती इराक के ऊपर की जाती तो वो उस वक्त की गई थी जब 48 दिन तक, और डेजर्ट में ना छुपना वो जाहिर है एक पॉसिबल था इराकी फोर्सेस के लिए, ना टनल्स थे ना हाइडिंग प्लेसेस थे। ईरान 4 गुना बड़ा है, 50% अनइवन या पहाड़ी टेरेन है, इसके अंदर ईरान की फौज को बहुत बड़ी एडवांटेज है, कंसीलमेंट अच्छी है, टनल्स उन्होंने पहले ही बनाई हुई हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज उनके कंट्रोल में है। तो आइलैंड पर लैंड तो नहीं करना होता, सिर्फ आपने कोई वीडियो तो नहीं लॉन्च करनी है, कैमरामैन को उतारे हो कि हम लैंड कर गए। लैंड करने का मकसद क्या होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। पहले आप उसको स्टेबलाइज करेंगे उतरने के बाद, फिर आप सीज करेंगे कंट्रोल उसका, उसके बाद वैल्यू ऐड करेंगे कि हम आए क्यों थे यहाँ पे। इस दौरान ईरान क्या करेगा, ईरान हिट बैक करेगा, उसको एक टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल गई है। हम एक और गलती कर रहे हैं समझने में, अगर ये समझें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अगर कंट्रोल लिए बगैर अमेरिका ने खार्क पर उतार दिए, तो जो दोनों तरफ 30-35 किलोमीटर के और हार्डली 15-20 किलोमीटर दूर लैंड शुरू हो जाती है ईरानी, यानी पहाड़ियां हैं, उसके अंदर से तो मैसिव अटैक हो सके, ड्रोन का भी होगा, रॉकेट लॉन्चर्स का भी होगा उस जगह पर जहां अमेरिकन ट्रुप्स होंगे। तो आई थिंक ये सर्वाइवल बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है अगर प्रेसिडेंट ट्रंप सोचे तो। मेरे जैसे स्टूडेंट को पता है, तो उन जैसे जो टेक्नोक्रेट और एक्सपर्ट है वो क्यों नहीं उनको बता रहे। एग्जैक्टली बिल्कुल। इस पे डॉक्टर जफर साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स के हवाले से भी जिक्र किया खालिद साहब ने, अब जो वो ये बात कर रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों का वक्त जो है वो लग सकता है और इसके बाद हम जंग से निकल जाएंगे, मुआहदा हो या ना हो, लेकिन 2 से 3 हफ्ते भी लेट्स सपोज अगर गुजर जाएं, एंड लेट्स जस्ट ट्रस्ट हिम हाइपोथेटिकली कि वो सही कह रहे होंगे कि जंग से निकल रहे हैं वो, इस पीरियड के अंदर भी जो फाइनेंशियल लॉस मार्केट्स को होगा दुनिया में, जो तेल की तरसील हमने देखा है कि उसमें एक हॉल्ट आया हुआ है, एक बहुत बड़ी शॉर्टेज वाक़ई हो चुकी है, तो ये 2 से 3 हफ्ते भी बहुत ज़्यादा लगते हैं इस लिहाज से। तो देखें, आपने देखा खालिद साहब ने जो फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। सिर्फ यहाँ एक रिपीट करूंगा कि वो इन वन ब्रेथ 3-4 बातें करते हैं और एक ही सेंटेंस में उनके कई वादे होते हैं और कई थ्रेट्स होते हैं और कई जो वो सबमिट कर रहे होते हैं। तो इनकंसिस्टेंसी है उनकी डिक्लेरेशन और स्पीचेस में, तो उसको एक सेट असाइड। मगर ये बात हकीकत है कि अमेरिका एक कंसिस्टेंटली स्ट्राइक्स कर रहा है और ईरान रिटेलिएट कर रहा है, और रिटेलिएशन में ईरान उसको उतने ही कर रहा है जितना काउंटर होना चाहिए, और यहाँ पे तबाही मचाई जा रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है वो फर्दर डिटोरेट हो जाएगी, ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट हो चुका है। अमेरिकन अपनी इकोनॉमी भी जो है इस वक्त झटके खा रही है, क्योंकि $4 पर गैलन कल तक वहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हुई, बाकी जगहों पे भी हो रही है। तीसरी बात यह है कि जिस तरह कहा गया कि वो इस वक्त एक डिसिसिव विक्ट्री चाह रहे हैं, मगर ट्रंप से क्या हो सकता है कि अगर ये मीडिएशन कंप्लीट हो जाती है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना भी अब इसके अंदर जंप इन कर रहा है इंटरेक्टली, ईरानियंस भी, और उसके मुताबिक कोई ट्रूस आ जाता है, तो अमेरिकन मीडिया जो है या इंटरनेशनल मीडिया जो अमेरिकन फंडिंग्स पे जो जर्नलिस्ट ने वहाँ पे वर्कशॉप्स की हुई हैं वो प्रूव कर देंगे कि हाँ अमेरिका जीत गया, ईरान हार गया। मगर प्रैक्टिकली तो यहाँ पे जीत और हार की बात नहीं आ रही, क्योंकि मीडिएशन वहीं पे होती है और दोनों पार्टीज आती हैं जहाँ पे दोनों एक दूसरे की मिलिट्री पावर टेस्ट कर लेती हैं, स्ट्रेटजीज टेस्ट कर लेती है। इवन बिगर जो मिलिट्री आर्म फोर्सेज है वो रियलाइज कर लेती है कि जो स्टेट एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में जा चुकी है वो कितना प्रोलॉन्ग कर सकती है। तो सस्टेन करना कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका की या उसके अलायंस की उनकी ज़्यादा कॉस्ट है, क्योंकि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में ईरानीज तो अपने लैंड पर लड़ रहे हैं और ये भी सैंक्शंस उनके, तो और जिस तरह टिपोग्राफी है, तो इस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में अमेरिकन ये कह दें कि हमने अपने हदफ अचीव कर रहे हैं। ये तो आपने और मैंने फिर एनालाइज करना है कि न्यूक्लियर पे क्या किया, वो तो 27 को अचीव हो गया था फायर से पहले, या इवन पहले खुद वो कह रहे थे कि जून में हमने तबाह कर दिया उनका न्यूक्लियर का सारा प्रोग्राम। दूसरा उनका हदफ है कि हमने उनके मिलिट्री टारगेट्स तबाह करके नेचुरली मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स ईरान का तबाह होगा, मगर उनकी क्या मैन पावर ख़त्म होगी, क्या उनके पास वेपन्स ख़त्म हो गए जिसकी बुनियाद पे वो हर जगह पे अपनी स्ट्राइक्स कर रहे हैं। चौथी बात, वो तो रोज़ कहते हैं कि 150 शिप्स मैंने तबाह कर दिए, ईरान की नेवी को डुबो दिया। फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को इस वक्त आप और हर जगह देख रहे हैं, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ ईरान अब वो हो गई है, उसके टर्म ये क्वाइन हो गई है। तो इस सारी सिचुएशन में हम
उन पे डिपेंड नहीं कर सकते। बाकी जो यहाँ पे पहले कहा खालिद साहब ने कि 18 इंटेलिजेंस, यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकन इंटेलिजेंस जो बेस्ड है वो 3 फैक्टर्स पे है। एक उनके जो वहाँ पे सूडो इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए ईरान के ऊपर, जिनका ईरान के बारे में कोई नहीं, हो सकता है वो ईरानी डियास्पोरा हो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, दे डोंट नो। इसी तरह जिस तरह हमारे पाकिस्तान के ऊपर एनालिस्ट बैठे हुए हैं दुनिया पूरी में कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें बड़ा पता है, हमने ये किया है, अर्बन सेंटर्स के अलावा रूरल को उन्होंने देखा हुआ नहीं है पाकिस्तान। इस तरह के ईरानी एक सेकंड उनकी इंटेलिजेंस है मुसाद की, और मुसाद की इंटेलिजेंस है रॉ से, जो कि 2004 ऑनवर्ड या 3 ऑनवर्ड वहाँ पे काफ़ी मिच्योर हुई ईरान में। तो उनकी सारी इंटेलिजेंस बेस्ड है कि ऑटोक्रेटिक सिस्टम है, वन मैन जाएगा, तो दे फेल टू रियलाइज कि उनका मोज़ाइक स्ट्रेटेजिक सिस्टम है। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर पे उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, और उन्होंने पहले दिन से टनल्स और उसको अपनी ज्योग्राफी को अपना वो उन्होंने पावर बनाया है। तो ये सारे एनालिसिस जो है वो उनकी जो 18 इंटेलिजेंस है वो तो जीरो होगी इस पे। तो मेरा ख्याल है कि पहले 2 दिन के बाद ही अमेरिकन को ये रियलाइज हो जाना चाहिए था कि उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है वो बिल्कुल फॉल्टी है। ईरान के अंदर ये प्रोलॉन्ग वॉर होगी। नहीं, लेकिन जफर साहब वो जो 18 एजेंसीज की आप बात कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी यही कह रही थी कि आप ग्राउंड इन्वेजन भी कर दें तब भी रिजीम चेंज नहीं हो सकती। तो ट्रंप की असेसमेंट तो उनसे भी ज्यादा हॉरिबल निकली ना। एटलीस्ट दे वर राइट देयर। जी बिल्कुल। ट्रंप का तो देखे ना, ट्रंप ने जिस पर स्ट्राइक कर रहा था उसके बड़ा क्लियर था, मैक्सिमम 2 to 4 days। उसके बाद क्या होगा कि जो उनके नए इन्वेंशन है, उनका पूरा वेपन जो है मिडिल ईस्ट में खरीद लेंगी। इस क्राइसिस के फौरन बाद जो अमेरिकन की ऑयल और गैस है वो यूरोप खरीदेगा, जो कि वो पहले डिनाई कर रहा था कि कॉस्ट की वजह से। और मेरे पास एक विद इन 2 months एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगी कि मैं मिड टर्म इलेक्शन में भी स्वीप करूंगा और उसके बाद मैं थर्ड टर्म के लिए चला जाऊंगा। वो उसकी जो एक उसके अपने ज़हन में ख्याल था, जो उसके लेकिन उसके साथ जितने भी एक्सपर्ट हैं, शमशाद अहमद खान साहब एक सीजन डिप्लोमेट है, ये मुझे हमें यहाँ पे बता सकते हैं कि जो उसके एक डिप्लोमेटिक कोर उसने जो बनाई हुई है, उनमें से कभी इन्होंने जिंदगी में उनको देखा है क्या वो मैच्योर डिप्लोमेट्स हैं? तो इसलिए ट्रंप की टीम जो है वो एक तरह की टीम हमें नजर आती है, पिक एंड चूज वाली। और इसलिए मैं यहाँ सिर्फ एक मिनट मुझे दे दीजिएगा। अभी आप जो नारे लगे हैं, अभी डेमोन्स्ट्रेशन जो हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने क्या कहा? व्हाई दे वर सेइंग किंग? क्योंकि किंग अपनी कैबिनेट चूज करता है, ना कि एक्सपर्ट्स बेस्ड या इंस्टीट्यूशन बेस्ड कैबिनेट बनाता है। तो ये वजह क्या है, इसलिए वो किंग कह रहे हैं। फेयर इनफ। शमशाद साहब, आप क्या समझते हैं, एक तो वन साइडेड आगाज़ हुआ इस जंग का, फिर वन साइडेड इख्तिताम की जो एक असर्शन है ट्रंप की तरफ से, उसमें फिर उनके पास दिखाने के लिए क्या होगा अपनी ऑडियंसेस को? वो कह रहे हैं कि 15 से 20 साल रिकन्स्ट्रक्शन में लग जाएंगे ईरान को। इसके अलावा तो कोई वॉर ट्रॉफी उनके हाथ नहीं आई, ना वो हुर्मस खुलवा सके, ना वो खार्क पे कब्जा कर सके, और ना रजीम जो है वो टोटल कोलैप्स की तरफ गई। तो किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे अब फ्यूचर में जो रिपब्लिकन वोटर है उसको कि ये जंग जो थी ये मंतकी थी, रैशनल थी, इसका फ़ायदा हुआ और ईरान को हमने डैमेज कर दिया? मेरे दोनों साथियों ने जो बातें की हैं, मैं वो मुकम्मल उनसे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि इनका तजुर्बा अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल तजुर्बा है। और मैं सिर्फ अपने उस तजुर्बे की बिना पर जो मेरा ईरान के साथ ताल्लुक रहा है, मैंने अपना सिफारती कैरियर ईरान से शुरू किया था और 2 साल मैंने वहाँ पहली अपनी असाइनमेंट सर्व किए थे, जो शाह का ज़माना था। उसके बाद फिर मैं रेवोल्यूशनरी ईरान में 6 साल मैंने गुजारे। तो जितना मैं जानता हूँ या समझ सकता हूँ, ये मौजूदा सिचुएशन में ट्रंप को भी मैं अच्छी तरह समझता हूँ, क्योंकि मैं 80 की दहाई से इसको फॉलो कर रहा हूँ। मैं वहाँ 80 की दहाई पूरी वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में गुजारी है। तो ट्रंप को बारे में तो जितनी बातें की हैं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ना कोहेरेंस है, ना कंसिस्टेंसी है, और किसी चीज पे अकल नहीं है उसको। ये तो एक अजीब किस्म का सदर अमेरिका को मिला है और इसने अमेरिका का स्टेचर बिल्कुल नीचे गिरा दिया है। दूसरा जो है कि ये जंग के बारे में इसने एक बाय चॉइस ये जंग इम्पोज की थी ट्रंप ने, और कहा था मैं 2 दिन में ये रिजीम चेंज कर दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो वो रिजीम तो चेंज नहीं हुई, और जिस तरीके से फिर ईरान ने रेजिलियंस दिखाई है, रेजिस्ट किया है, डिफेंड किया है और फिर अटैक किया है इसराइल पे भी और अमेरिका पे, अमेरिका के अड्डों पे, तो उस लिहाज से मेरी नजर में
अमेरिकन ने ट्रंप ने जंग हार चुका है ऑलरेडी। ईरान ने ये जंग जीत ली है, क्योंकि जो रिजीम चेंज का दावा कर रहा था वो तो रिजीम तो है, उसी तरह मौजूद है। वहां ईरान के सिस्टम में पर्सनैलिटीज डू नॉट मैटर, वहां वो सिस्टम रहता है और पर्सनैलिटीज बदलती रहती है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह रसूल पाक के जमाने में जब गज़वे होते थे तो वहां भी हर बंदा जो गिरने वाला होता था उसकी फौरन मिनटों में रिप्लेसमेंट आ जाती थी। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ जंगें उस वक्त लड़ी जाती थी, तो आज ये ईरानी बिल्कुल उसी तरह जंग लड़ रहे हैं। इस वजह से जंग का फैसला तो हो चुका है। अब ट्रंप इसको फॉर्मलाइज करने के लिए इसने ये जो स्टंट खड़ा किया है कि पाकिस्तान को मिडलमैन का यानी सहूलतकार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, तो हमने कोई सिफारिशकारी नहीं करनी वहां तो जो हमारा रोल है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का, वो बुनियादी तौर पे आपको पता है पहले दिन से वो एक ही किस्म का रोल रहा है, जिस किस्म के लोगों को ये पसंद करता है। जो ट्रंप ने कहा है कि मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो इसके साथ बैठ के इसकी तारीफ करें और इसको सुने, तो वो उस किस्म के लोगों की अब जो सिफारिशकारी तो कहाँ होगी, मगर पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस अपना काम कर रहा है और वो हमारा एम्बेसडर जो न्यूयॉर्क में है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये और बात है कि इस दफा जो अफगानिस्तान में हमने किया था, उस वक्त जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे हमला किया था, तो वी वेंट टू द यूनाइटेड नेशंस फॉर एन इमरजेंसी सेशन ऑफ द जनरल असेंबली, और वो हमने जनरल असेंबली का इजलास बुलाया। अभी भी हमारे लोगों ने वो कंसिडर किया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो अरब लोग हैं, यही सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे साइड में, यानी या ऑपोजिट अमेरिका के। ये अमेरिका के इतना नीचे लगे हुए हैं कि इन्होंने हवाई अड्डे दे के अपने लिए अजाब पैदा कर लिया, बल्कि दुनिया के लिए भी एक अजाब पैदा किया हुआ है। तो अब जो ईरान ने एक बड़ी शर्त रखी है वो यही है कि ये अड्डे बंद करने पड़ेंगे, और उसका हल यही होगा कि हम एक सब्स्टिट्यूट नेगोशिएट करें। पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है, और मैंने इस पे एक नोट सर्कुलेट किया है लोगों को, तो और वो उसका मकसद ये है कि हम मुस्लिम नेटो टाइप एक चीज नेगोशिएट करें, यानी वो ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिसमें मैंने 10 कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, टर्की ये होंगे, प्लस 3 सऊदी अरेबिया, अमारात और कतर, ये दो, और 2 जॉर्डन एंड इजिप्ट, और 2 मलेशिया एंड इजिप्ट। ये वर्ल्ड वाइड जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनके रिप्रेजेंटेटिव ममालिक की एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो मुस्लिम नेटो टाइप ट्रीटी होगा, और हम एक डिफेंस और सिक्योरिटी मामलों में स्पेशलाइज करेंगे। ये जो होगा, और इससे न सिर्फ ये कि मुस्लिम दुनिया को प्रिवेंट किया जाएगा, ये जो खलीजी रियासतों के कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न, उनको देखा जाएगा। इसी तरह और जो मुमालिक के प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो बिल्कुल जिस तरह यूरोप ने दूसरी जंग अजीम के बाद नेटो बना के उन्होंने नेटो का मिलिट्री बैंड वैगन ऐसे तरीके से इस्तेमाल किया कि अब तक अमेरिका उसको अपनी जंगें लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब नेटो के साथ झगड़े हो गए हैं, वो नहीं होगा, लेकिन हमें ये सीरियसली सोचने की जरूरत है कि हमें एक ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फौरी मुसलमान मुस्तकिल मुल्कों की बनाने की जरूरत है, और इसमें मुझे यकीन है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशन स्ट्रांग होगी। हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो नेगोशिएट शमशाद साहब, ये स्टेज तो तब आएगी ना जब अमेरिका की रिप्लेसमेंट चाहिए होगी गल्फ में मिलिट्री प्रेजेंस के लिए, बट अमेरिका तो रिट्रीट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। व्हाई वुड दे लीव गल्फ ऑल टुगेदर? ईरान की झोली में रख के तो नहीं जा सकते वो गल्फ को, आपको लगता है वो करेंगे? अमेरिका तो रोल तो खत्म हो गया है, मैं आपको बता दूं। इसमें मिडिल ईस्ट क्या, दुनिया में रोल खत्म हो गया है। It's not going to be a superpower now any longer. It is the most isolated country. ना यूरोप इसके साथ है, ना नेटो है, यानी कोई मुल्क इसके साथ नहीं है। इसके अपने मुल्क के लोग नहीं साथ है। यानी 90 लाख का जो प्रोटेस्ट अगले दिन हुआ है, और हर रोज एंटी इसका ट्रंप प्रोटेस्ट जितने अमेरिका में हुए हैं किसी और मुल्क में नहीं हुए, किसी इस्लामी मुल्कों में नहीं हुए। तो ये ट्रंप है अमेरिका का स्टेचर और जो था पोजीशन जो भी थी वो खत्म कर दी है। अब ये नहीं होगा, क्योंकि चाइना ऑलरेडी बैठा हुआ है इस इंतजार में कि ये जगह खाली हो तो वो लेगा, और उसने पहले फैसला किया था कि 2050 तक वो नंबर 1 हो जाएगा, लेकिन ये एक्सलरेट कर गया है। जो ट्रंप ने स्पीड दिखाई है
इस एग्रेशन की एक बहुत ही बोल्डा एग्रेशन, जिसपे इसराइल को साथ लेके इसने ग्रेटर इसराइल करने की, यानी आते ही पहले इसने वो अच्छा वाला न्यूक्लियर डील था जो नेगोशिएट हुआ था 2006 से 2015 में, और उसमें ईरान ने कमिट कर दिया था कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। बिल्कुल ठीक अब जो पोजीशन है, अब जो पोजीशन है, इराक को मौका मिल गया है कि अब वो न्यूक्लियर ऑप्शन भी ट्राई करेगा। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। खालिद साहब, इस बात में तो दो राय नहीं है कि जो एलाइज थे कन्वेंशनली अमेरिका के, यूरोपीय यूनियन हो गया या दीगर ममालिक जो थे, उनको ट्रंप ने इतना इंटिमिडेट कर दिया है कि अब हम देख रहे हैं कि उन्हें भी रशिया से इंगेज करना पड़ रहा है, रीआर्मामेंट की तरफ जाना पड़ रहा है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर दुनिया में बढ़ रहा है। तो दूसरी जंग अजीम के बाद जो एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर था, आपको लगता है कि उसका भी खात्मा हो गया है? एंड इज दिस एन ओवर स्टेटमेंट दैट अमेरिका इज फिनिश्ड एज द ग्लोबल पुलिसमैन नाउ? देखिए मुज़म्मिल साहब, मैं टोटली इतफाक भी कर रहा हूँ, उनसे लर्न भी कर रहा हूँ। शमशाद साहब ने जो फरमाया बहुत मैं समझ पा रहा हूँ जिस एंगल से वो कह रहे हैं। देखिए, मैं जंग का दूसरा दिन हुआ था, बिल्कुल ऑलमोस्ट 29-30 मार्च की बात, फरवरी की बात है। तो जब हमला हुआ तो पहले दिन लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरानी लोग बढ़ें और हुकूमत पर कब्जा कर लें। मैंने उसी दिन कहा था कि ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, ना आप लीडर्स को पहले दिन मारते हैं, ना जिस मुल्क पर हमला करने जा रहे हैं दुश्मन के मुल्क के लोगों को कहते हैं कि तुम मेरी विनिंग रेसिपी का हिस्सा हो, तुम कब्जा कर लो तो मेरी बड़ी वाह हो जाएगी। आप कभी जंगें इस तरह भी लड़ते हैं कि जिस मुल्क के लोगों पर आपने टनेज बम फेंकी है, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए हैं उसको, उनको तबाह करने के लिए, उन्हीं से कह रहे थे आप टेक ओवर कर लें। तो मैंने उस दिन कहा था कि जब भी जंग बंद हुई, मुझे नहीं पता था महीना चलनी है या 2 दिन चलनी है, मैंने ये कहा था कि जंग खत्म होने के बाद ना ये अमेरिका रहेगा ना ये वो इसराइल रहेगा जो जंग से पहले था। अब आप देख लें वही है, अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने कम बैक किया। और मैंने ये भी कहा था कि ईरान वो नहीं रहेगा, यानी ये कम बैक करेगा। और आज 32-34 दिन के बाद भी आप देखिए कि ईरान की जो मिथ है, जो उसने दिखाया था, वो कहीं ज्यादा बेहतर है। अमेरिका जैसा मुल्क जो एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसके पास मुज़म्मिल साहब 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो 2 लेकर आया था, कहीं नजर नहीं आ रहे। डिगो गार्शिया के पास 1 है, दूसरा ग्रीस में रिपेयर हो रहा है। तो जंग के लिए रखे जाते हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर, ना कि उनको जंग के बाद किया जाता है। आपको याद होगा मैंने 2025 जब हमारी इंडिया के साथ जंग हुई थी तो उनके अनिल चौहान साहब जो CDS थे, उन्होंने कहा था कि हमने 6 तारीख को जो 7 को हमारे जहाज गिरे, नुकसान हुआ, हमने एयरफोर्स ग्राउंड की, फिर टैक्टिक्स इंप्रूव किए और कम बैक किया 10 तारीख को। तो मैंने उनसे कहा था कि दुनिया के चौथे एयरफोर्स के फाइटर जहाज इसलिए होते हैं कि आप ग्राउंड करते हैं जंग में, और पाकिस्तान जैसी एयरफोर्स को एंगेज करके आप टैक्टिक्स इंप्रूव करना चाहते हैं ड्यूरिंग वॉर। तो अमेरिका भी वही कर रहा है। ड्यूरिंग वॉर 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, यहां मुझे नजर ही नहीं आ रहा कोई कॉम्बैट, क्योंकि आपको खतरा है, आप पुल बैक करके ले गए हैं कि ड्रोन्स और मिसाइल से आपके एयरक्राफ्ट, अगर शिप को डाउन कर दिया या एयरक्राफ्ट कैरियर को डाउन कर दिया तो आप पुल बैक करके चले गए। तो अगर आपकी नेवी, जो मैं स्टडी कर रहा हूं, जितनी नेवी इस वक्त डिप्लॉयड है, वो बहुत ओवर स्ट्रेस्ड है, क्योंकि आपने उनको सिर्फ ये नहीं दिया, आपने उनको कहा कि आप इसको डिफेंड करें, यहां से मिसाइल पार करें, जो डिस्ट्रॉयर आ रहे हैं, जो ड्रोन आ रहे हैं इजराइल, वो भी इंटरसेप्ट करें, और दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ डिप्लॉय। जब भी मुज़म्मिल साहब ऐसी जंगें लड़ी जाती हैं तो उसमें टास्क वर्सेस ट्रूप की एक रेशो होती है, वो उनकी बहुत आउट है। आउट का मतलब ये है कि उनको इतना ज्यादा टास्क दे दिया गया। आपने देखा कि कब कहा था उन्होंने कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा दूंगा, 18-19 मार्च को। आज अप्रैल शुरू हो गया है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बेबसी देखें कि उनको ये कहना पड़ रहा है कि हम जा रहे हैं, जिसको तेल चाहिए वो खुद ही खुलवा ले। फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कह रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि रीजनल मुल्क भी शायद ऐसा नहीं करेगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये न्यू नॉर्मल अब दुनिया ने समझ लिया। वो जो भरम था अमेरिका का या मिथ थी कि सुपर पावर, आई टोटली एग्री, शमशाद साहब ने जो बिल्कुल ठीक कहा कि अब नो मोर अमेरिका, वो है क्योंकि ना कनाडा उनके पीछे है, ना यूरोपियन यूनियन उनके पीछे है, ना नेटो उनके पीछे। वेलकम बैक नाजरीन, मिडल ईस्ट पर हमारी गुफ्तगू जारी है। शमशाद साहब पाकिस्तान पर आ जाते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम खेल रहा है। जिस तरह की हमने डिप्लोमेटिक अप्रोच लिया उसमें प्रैग्मेटिज्म भी है, पार्टिजान भी नहीं हुए, जानबदारी का मुजाहरा भी नहीं किया। लेकिन अगर वॉर लंबी स्ट्रेच होती है तो ये भी कहा जाता है कि प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा कि हमें कोई ना कोई पॉस्चर लेना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम कि जंग ख़त्म होती है, आप जो कह रहे हैं कि बेसिस ख़त्म हो जाएंगी, पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है और फिल वक्त जो फॉरेन पॉलिसी रही है थ्रू आउट द कॉन्फ्लिक्ट, उसको कैसे एनालाइज करते हैं आप? पहली बात तो ये है कि अब तक थ्रू आउट दिस क्राइसिस जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है बिल्कुल ठीक रही है। इसने हमारे जो मेजर कॉन्स्टेंट थे उनको स्ट्रिक्टली एडहेयर किया है। कॉन्स्टेंट थे कि ईरान और अरब, ये बैलेंसिंग द रिलेशनशिप विद दीज टू कॉर्नर्स,
इसी तरह अमेरिका और चाइना। तो उस लिहाज से हमने अब तक सही कार्ड खेले हैं। अब जो इमर्जिंग सिचुएशन में जो न्यू सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स इवॉल्व होगा, उसमें पाकिस्तान मस्ट फाइंड इट्स रोल, जो ड्यू रोल है अपनी, बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। और सिर्फ हमें जो जरूरत है इस वक्त, वो अपने घर को करने की जरूरत है। अंदर से हम बहुत कमजोर हैं, खोखले हैं इस वक्त। जिस किस्म की सिचुएशन है उसमें हम वो रोल नहीं अदा कर सकते जो इस वक्त हमें रीजनली या ग्लोबली अदा करना है। और उसके लिए मैं ये कहूँगा कि हुकूमत को रिव्यू करना चाहिए सारा जो सिलसिला है। और मैं कहता हूँ अगर हमारी लीडरशिप सही लीडरशिप होती, वो लीडरशिप जिसने अफगानिस्तान में अमेरिका को छुड़ाया था तालिबान से, अगर वो लीडरशिप कंटिन्यू रहे या दोबारा आ जाए, तो देखिए कैसे हालात पाकिस्तान की तरफ से सिचुएशन दुनिया में बदले जाते हैं। क्योंकि वो बहुत जरूरी है। इस वक्त एक वैक्यूम नया अमेरिका के जाने के बाद होगा, उसमें अमेरिका, चाइना और रशिया तो आएंगे ही, लेकिन फिर दो बड़ी ताकतें हैं, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऑब्सेशन है मोदी की, तो जब तक मोदी हुआ है तो हमारा कोई उसके साथ तो ओपनिंग नहीं है। लेकिन हमें पहले अपना घर जो है वो ठीक करके पॉलिटिकल सिचुएशन अफगानिस्तान से छुटकारा हासिल करना चाहिए। अफगानिस्तान का मसला, ये टेररिज्म का मसला रॉकेटों या इस अटैक्स के जरिए से नहीं हल होगा, ये गवर्नेंस ठीक करके होगा। ये तो पुराना चल रहा है। अगर हमारी गवर्नमेंट ठीक होती तो ना टीटीपी बनती और ना तालिबान को जरूरत होती जो आज हो रही है, जो इंडिया एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो सारी चीजें ये हैं, अगर ये ठीक हो जाए तो पाकिस्तान एक वाकई न सिर्फ खित्ते का बल्कि ग्लोबल सतह पर बहुत अच्छा रोल प्ले कर। एग्जैक्टली, इट्स ह्यूज अपॉर्चुनिटी के जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी है, उस पर भी काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो चुका है। शमशाद अहमद साहब, खालिद चिश्ती साहब और जफ़र नवाज साहब मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।